स्टार्ट हुआ है ना ठंडा, ये क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ ना? यस सर। ओके। मैं एक्चुअली बोलने जा रहा था कि ठंडी ठंडी हवा चालू हो गया सर, मतलब नॉर्थ साइड से जो हवा चलता है ना वो चालू हो गया। ओके ठीक है सर, गुड मॉर्निंग सर सबको फिर से। ऐसा तो फिर बेसिकली इनकम टैक्स क्लास है, आप सबको पता होगा। तो इनकम टैक्स क्लास में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? सर पढ़ना क्या है, टैक्स में सैलरी में चल रहा था, इनकम टैक्स में 5 हेड्स ऑफ इनकम, और 5 हेड्स के अंदर हम लोग अभी सैलरी में थोड़ा सा गोताखोर लगा के रखा है। गोताखोर समझते हो, मतलब डुबकी, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा अंदर जा रहे हैं सर। तो जाते जाते कहाँ पहुँचे सर? पहुँचते पहुँचते हम लोग ऑलमोस्ट लास्ट वीक मैंने आप लोगों को डिफरेंट काइंड ऑफ एचआरए का क्वेश्चन कराया था, है ना सर? लास्ट वीक के डिस्कशन में एचआरए का डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन हुआ था, सही बोल रहा हूँ क्या? और कुछ होमवर्क सॉल्व करवाया गया था। हाँ सर, मैं सही बोल रहा हूँ क्या रे? हाँ कुछ तो सर। बोलो। ओके सर, तो आज क्या पढ़ेंगे सर? सर आज आप लोगों के साथ मैं बहुत सारा चर्चा करने वाला हूँ, जिनमें मेरे नज़र में जो आ रहा है दैट इज़ आज आप लोगों के साथ मैं प्रोविडेंट फंड के बारे में बात करूँगा। ठीक है, आप लोग जो लोग सैलरीड पर्सनस होते हैं, आप लोगों को पता होगा सर, उन लोगों का एक कॉन्सेप्ट रहता है सर, प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा होता है ना, सुने होगी नहीं? प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा होने का कहानी, यस सर। है ना? जो सैलरीड पर्सन्स होते हैं उनका क्या होता है कि उनकी सैलरी से एक अमाउंट काट लिया जाता है, ठीक है, कुछ एम्प्लॉयर की तरफ से, मतलब जहाँ पर वो नौकरी करता है वहाँ से, और एक परसेंटेज सिमिलर अमाउंट खुद से, मतलब उसी के अमाउंट से काट के ले लिया जाता है। तो ये दोनों अमाउंट को जोड़ के उनके प्रोविडेंट फंड में जमा कर दिया जाता है। और ये प्रोविडेंट फंड कब काम आता है सर? सर जब वो रिटायरमेंट करता है ना, उन दिनों काम आता है। ठीक है, तो कंपनी क्या करते हैं, वो पैसा एक प्रोविडेंट फंड के, एक फंड बना के, प्रोविडेंट का मतलब समझ ना, प्रोविजनल फंड, बेसिकली आपका फंड प्रोविजन करके रखा जा रहा है ताकि आप जब रिटायर करो, ठीक है, तो आपको दिक्कत ना हो, इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट, बिकॉज आगे आपका नौकरी में चला जाएगा तो फिर उतना इनकम नहीं रहेगा। तो वो सब प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है, तो कुछ एम्प्लॉयर की तरफ से मिलता है, कुछ एम्प्लॉय की तरफ से मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों मिला के, मतलब जो खुद एम्प्लॉय है वो भी कुछ जमा करते हैं, कुछ एम्प्लॉयर भी जमा करते हैं, एक्चुअली उसका एक परसेंटेज है। तो उस अमाउंट का कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा और कितना अमाउंट एग्जेम्प्टेड होगा, और कितना तरह का फंड है, मतलब प्रोविडेंट फंड का भी ना कुछ टाइप्स है, ठीक है, तो वो मैं आज आपसे बात करूंगा। तो थोड़ा लंबा चर्चा है, तो पहले मैं ये कराऊंगा, उसके बाद यहाँ से कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, एंड आफ्टर दैट मैं आप लोगों को सर पार्क्विजिट्स में मोटर कार का एक बड़ा अच्छा प्रोविजन है, तो मेरा इच्छा है कि आपको मैं मोटर कार भी करा दूँ, ठीक है, मतलब मोटर कार का रूल्स और मोटर कार का कुछ क्वेश्चन। मोटर कार क्या होता है सर? वो कार यूज करने के लिए देता है कंपनी की तरफ से, सुने हो ना सर, कंपनी की तरफ से कार मिलता है एम्प्लॉय को, ठीक है, 4 चक्का का बात कर रहे हैं। तो जो कार वगैरह मिलता है, वो कार अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है कि जाओ घूमो अपने इस कार से, तो कभी वो कंपनी के काम से घूमते हैं, कभी वो पर्सनल काम से घूमते हैं। तो यहाँ पर देखने लायक बात है कि अगर कंपनी आपको कार दे के रखा है यार, उसमें पर्सनल घूमने जा रहे हो, तो उसमें क्या, कितना टैक्सेबल होगा, कितना आपका एग्जेम्प्टेड किया जाएगा, ठीक है, इसमें भी बड़ा वैल्यूएशन का सिस्टम है। कार के इंजन का सीसी, कितना सीसी का इंजन है, उस पर डिपेंड करता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, ठीक है। ये तो आपका कार कितना सीसी का है, आपको कार का ड्राइवर देके रखा है कि नहीं रखा, ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ गाड़ी का खर्चा या मेंटेनेंस कौन कर रहा है, तो वेरी इंटरेस्टिंग एरिया, ठीक है। तो मोटर कार के बारे में भी मुझे चर्चा करने का बड़ा इच्छा है। तो एक काम करते हैं, पहले प्रोविडेंट फंड करते हैं, उसके बाद मोटर कार में जाएंगे, ठीक है। ओके सर, विशाल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। ओके तो चलो सर, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, और जो भी डिस्कशन है आप लोगों के साथ प्रोविडेंट फंड का एंड मोटर कार का, मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। तो उससे पहले एक काम करते हैं सर, एक बार आप लोगों को ऐसे नोट्स तो मैंने शेयर कर ही दिया, समरी वाला नोट्स, तो उसमें से मैं एक पॉइंट्स आप लोगों को याद दिलाने का मुझे इच्छा था, तो मैं आज एक बार आपको याद भी दिला देता हूँ। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है यहाँ पर, ये आई होप कि सभी को मिला होगा, ये इनकम फ्रॉम सैलरी का समरी नोट्स है, और इसके पीछे बहुत सारा क्वेश्चन भी है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। ब्रॉड क्वेश्चंस है काफ़ी, मतलब बड़ा बड़ा क्वेश्चंस आपको मिलेगा, जहाँ पर सारा का सारा सैलरी का प्रोविजन जोड़ के ही सवाल बनाया गया।
तो इसमें हम लोग स्टार्ट तो किए थे सर बेसिस ऑफ चार्ज पे। अच्छा स्क्रीन शेयर है ना? हेलो, स्क्रीन शेयर है? Yes, sir. ओके सर, देखिए क्या हो गया भाई। बेसिस ऑफ चार्ज दैट इज सेक्शन 15 से स्टार्ट हुआ था। फिर हम लोग धीरे धीरे सर अलग अलग एग्जेम्पशन अलाउंस के ऊपर बात करना चालू किया, जिसमें आपके सामने मैंने सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 ए के बारे में बात हुआ सर, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस, इसमें तो बहुत भारी चर्चा हुआ। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पे चर्चा हुआ, ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे चर्चा हुआ, है ना सर? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पे चर्चा हुआ, ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे काफ़ी डिस्कशन कर लिए, ठीक है। काफ़ी डिस्कशन, ये भी बहुत बार डिस्कस हुआ। हॉस्टल एक्सपेंडिचर, इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा हुआ था एकदम स्टार्टिंग लेवल में, है ना, कि हॉस्टल एक्सपेंडिचर जब मिलता है तो उसको क्या ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। जैसे 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन का प्रोविजन ऐसा, ठीक है। ये सब आपको थोड़ा याद रखना चाहिए, ये सब मतलब समरी वाइज आपके लिए याद रखने की चीज़ें हैं। उसके बाद हम लोग सर रिटायरमेंट बेनिफिट वाले एरिया में आया सर, टर्मिनल बेनिफिट्स भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं सर? रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड टर्मिनल बेनिफिट्स, ठीक है। तो ये टर्मिनल बेनिफिट्स में आपको क्या क्या पॉइंट में मेनली जोर देना चाहिए, एकदम सर चुपचाप आप ग्रेचुइटी समझ लो, ठीक है। दैट इज सेक्शन 10 सबसेक्शन 10, ठीक है। ग्रेचुइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट या ग्रेचुइटी के बाद आपके साथ पेंशन के बारे में चर्चा हुआ, दैट इज सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 ए। एंड उसके बाद आपके साथ डिस्कस किया हम लोगों ने, क्या डिस्कस हुआ क्लास में? लीव सैलरी का डिस्कशन हुआ सर, है ना, लीव एनकैशमेंट, ठीक है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डबल ए, ठीक है। लीव सैलरी या लीव एनकैशमेंट, ये भी काफी डिस्कशन हो गया सर। इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में, इसका 2 क्वेश्चन करेंगे तो होगा, ठीक है। याद रखिएगा, मैं कराऊंगा क्वेश्चन इसका। रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, आई होप कि मैं कल ही ले लूंगा इसको। रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन एंड वीआरएस, वॉलेंटरी रिटायरमेंट सर्विस, इसका भी एक टैक्स कैलकुलेशन होता है, एक सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 बी और एक सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 सी, ठीक है। तो वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन या वीआरएस में क्या होता है एंड रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन में क्या होता है, तो आई विल डिस्कस टुमारो, ठीक है। अच्छा, फिर लीव ट्रैवल कंसेशन, ये भी एक अच्छा चर्चा का विषय सर, लीव ट्रैवल कंसेशन, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा स्किप करूंगा अभी, लेकिन चर्चा जरूर करूंगा सर। अच्छा, प्रोविडेंट फंड, जिसके बारे में आज मैं ज्यादा चर्चा करने के लिए रेडी हूँ सर, ठीक है, आपको भी समझाऊंगा अभी, ठीक है। प्रोविडेंट फंड में क्या खेल चलता है, तो वो आज का मेन चर्चा का विषय रहेगा, हॉट डिस्कशन टुडे, ठीक है। तो प्रोविडेंट फंड में काफी लंबा डिस्कशन रहेगा, इसका इंटरेस्ट का क्या किया जाता है, इसका कंट्रीब्यूशन का क्या किया जाता है, एवरीथिंग। अच्छा, प्रोविडेंट फंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोविडेंट फंड के अलावा हम लोग आगे आगे सर पार्कोजिट्स के बारे में बहुत सारी चीजें आगे करना है। जैसे ये सब हो जाएगा उसके बाद मैं आपको पार्कोजिट, जैसे मैं मोटर कार आपको बोला ना, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में एक्चुअली ये पार्कोजिट्स के बारे में बोला गया है, जिसमें मोटर कार वगैरह, ठीक है, अनफर्निश एकोमोडेशन वगैरह तो मैं आपको पहले ही बताया था, आरएफए वगैरह वो पहले ही डिस्कस हो चुका है। तो पार्कोजिट्स में कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग लेवल में ही, और कुछ डिस्कशन अभी, जैसे कि मोटर कार जैसे कुछ चीजें हैं, कुछ एसेट्स का कुछ मैटर है, कंप्यूटर लैपटॉप ये सब का कुछ एरिया है, एक बार मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये मेनली ये सब जानने के बाद और कुछ ऐसे मतलब जरूरतमंद चीजें नहीं है जो आपको सैलरी में और याद रखनी चाहिए। बाकी डिडक्शंस का सेक्शन 16 जो ऑलरेडी प्रोफार्मा में लिखा हुआ है ना, प्रोफार्मा में ऑलरेडी मैं लिखाने के टाइम पे बता के रखा था कि स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 तक, क्या रे लिखा हुआ है ना आप लोगों के पास, ये सैलरी सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सेक्शन 16 पे, है ना। सेक्शन 16 के अंदर सेक्शन 16(1)(a) के अंदर 50,000 का एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मिलता है। 16 सबसेक्शन 2 में 5,000, मतलब लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, 5,000 1/5 ऑफ बेसिक एंड एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड एंड प्रोफेशनल टैक्स का एरिया है सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 पे, ठीक है। तो ये प्रोफेशनल टैक्स को आपको क्या करना चाहिए, अगर आप पहले पे किए हो तो अभी माइनस करने का मौका आपको मिलता है। अच्छा, रिलीफ के बारे में ये एक स्पेशल डिस्कशन रहेगा सेक्शन 89 का, रिलीफ, ठीक है, आई विल डिस्कस रिलीफ के बारे में भी बात करूंगा। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर था, कहाँ चला गया, सैलरी का डेफिनेशन, वो कहाँ चला गया, किसी को देखने को मिला सर तो मुझे बताना। यस, मीनिंग ऑफ सैलरी दिखाई दिया क्या आप लोगों को? इसी को लिए मैं इतना बेसिक में तब से घूम रहा हूँ। मीनिंग ऑफ सैलरी दिख रहा है क्या? हाँ सर, क्या रे, आप लोग मीनिंग ऑफ सैलरी देख पा रहे हो कि नहीं?
यस सर। है ना। हाँ सर। ये Yes, sir. मीनिंग ऑफ सैलरी को ना बड़ा ध्यान से रखना। क्यों? क्योंकि सर आप लोग देखना, चाहे हम लोग HRA पढ़ रहे थे, HRA का कैलकुलेशन, चाहे आप ग्रेचुइटी कर रहे थे, आपको बार बार सैलरी का मतलब जरूरी हो रहा था सैलरी कैलकुलेशन के टाइम पे। तो कभी बोला जा रहा था, जैसे मतलब ग्रेचुइटी कैलकुलेशन के टाइम पे आपके साथ इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972, तब सैलरी का मतलब बता रहे सैलरी एंड डीएनएस अलाउंस, मतलब बेसिक एंड डीए मिला के ही आपका सैलरी का टोटल माना जाता है। लेकिन दूसरा देखो, जब ग्रेचुइटी नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट है, तब सैलरी का मतलब देखो चेंज हो गया। तब आप जब सैलरी काउंट करोगे ना, वो 10% ऑफ सैलरी, ये सब बहुत जगह में ऑप्शन आता है ना, तो तब आएगा नॉट जस्ट इन ग्रेचुइटी का, ग्रेचुइटी नॉट कवर्ड, हाँ दिस इज कवर्ड, कवर्ड के केस में ओनली बेसिक सैलरी एंड डीए। ये जगह ना बहुत लोग गलती कर बैठते हैं सैलरी कैलकुलेशन के टाइम पे। वो जब भी हम लोग करते हैं ना 10% ऑफ सैलरी लेना है, अरे भाई कौन सा सैलरी का मतलब क्या होगा फिर? तो उसमें आपके लिए यहाँ पर पूरा बता के रखा है सर। ग्रेचुइटी अगर सिंपल नॉट मतलब कवर्ड अंडर है तो बेसिक प्लस डीए ले लो। अगर ग्रेचुइटी नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट है, या फिर लीव सैलरी का केस है, या फिर हाउस रेंट अलाउंस का केस है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का, जैसे आज भी कराऊंगा मैं आरपीएफ, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन का केस है, तो आपका सैलरी का कैलकुलेशन करने के टाइम पे आप क्या क्या लोगे उसके अंदर? बेसिक सैलरी आ जाएगा, डियरनेस आ जाएगा, डियरनेस अलाउंस इफ प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये अगर देता है तो, एंड कमीशन कैलकुलेटेड एज ए फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, जिसको हम लोग प्यार से बार बार क्या बता रहे थे सर? प्यार से क्या बतला रहे थे? याद करो, बेसिक प्लस डीए प्लस, बेसिक प्लस डीए प्लस क्या? कॉट, ऐसे बोल रहे थे ना? याद आ रहा है क्या? लास्ट वीक हम लोग एचआरए का क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे सबसे ऊपर में ही समरी ये करने के टाइम पे, रफ करने के टाइम भी आपको बता रहे थे बेसिक प्लस डीए प्लस कॉट लेना है, जहां कॉट रहता है। कॉट मतलब कमीशन ऑन टर्नओवर, हाँ सर, ओनली कमीशन नहीं, कमीशन ऑन टर्नओवर। अगर आपके क्वेश्चन में टर्नओवर भी दिया हुआ है तो उसके ऊपर आपको कमीशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये बेसिक प्लस डीए प्लस कॉट कब कब लेना है? ग्रेचुइटी नॉट कवर्ड के केस में लेना है, लीव सैलरी के केस में लेना है। आज जियाउल नहीं है, जियाउल ये वाला चीज बहुत बार मेरे को पूछता रहता था। तो लीव सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एंड वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन, ये सभी केस में आपका सैलरी का मतलब ये हो जाएगा। यहाँ पर अनदर एक पॉइंट है सर, रेंट फ्री एकोमोडेशन एंड कंसेशनल एकोमोडेशन, आरएफए के केस में आपका सैलरी का मतलब क्या होता है? देखो सर ये थोड़ा लंबा है। ऑल पे, अलाउंसेस, बोनस और कमीशन और एनी मॉनेटरी पेमेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, ठीक है, कोई भी मॉनेटरी पेमेंट व्हाटएवर नेम कॉल्ड, बट उसमें क्या नहीं आएगा? उसमें नहीं आएगा सर, उसमें नहीं आएगा। किसमें? आरएफए का कैलकुलेशन में, हाँ सर, उसमें नहीं आना चाहिए डियरनेस अलाउंस नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ सुपर एनुएशन और रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है। अगर कोई डीए सुपर एनुएशन या एनुइटी के केस में यूज हो रहा है या रिटायरमेंट बेनिफिट में यूज हो रहा है, तो डीए का जो रिटायरमेंट बेनिफिट वाला ऑप्शन है ना, जो आप लोग बहुत बार मैंने आपको बताया, तो वो वाला नहीं आएगा, ठीक है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड ऑफ द अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय, वो नहीं आएगा, ठीक है। ये सैलरी के अंदर इंक्लूड नहीं करेगा आरएफए, आरएफए का अपना है। ऑल पे आएगा, ऑल अलाउंसेस आएगा, बोनस आएगा, कमीशन आएगा, एनी काइंड ऑफ मॉनेटरी पेमेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, सभी चीजें आएगा, बट उसमें डीए का रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं आएगा। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड ऑफ अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय, ये नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे प्रोविडेंट फंड का पूरा चर्चा अभी करेंगे। और क्या? अलाउंस व्हिच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्सेस, अगर कोई अलाउंसेस टैक्स पेमेंट से एग्जेम्प्टेड है वो नहीं आएगा। वैल्यू ऑफ द परक्विजिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 नहीं आएगा। एनी पेमेंट और एक्सपेंडिचर स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, जैसे कि मेडिकल ऑफ पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम स्पेसिफाइड देयरइन, नहीं आएगा, ठीक है। लम सम पेमेंट, अगर कोई लम सम पेमेंट हो, मतलब एक बार में, लम सम मतलब समझते हो ना, एक बार में बहुत बड़ा अमाउंट जब दिया जाता है, अगर कोई लम सम पेमेंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, मतलब जब जॉब खत्म होता है, और सुपर एनुएशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट लाइक ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट बेनिफिट, कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन एंड सिमिलर पेमेंट, ये सब भी काउंट नहीं होगा किसमें? आरएफए कैलकुलेशन के टाइम पे सैलरी के अंदर, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। मीनिंग ऑफ सैलरी, इसमें सबसे पॉपुलर पॉइंट कौन सा है? सबसे पॉपुलर अगर आप मुझे पूछोगे तो ऑब्वियसली ये दोनों पॉइंट सबसे पॉपुलर है। मैक्सिमम क्वेश्चन में ये पूछा, मतलब ऑटोमेटिकली आ जाते हैं
एक ग्रेचुइटी अगर एक्ट के अंदर है और ग्रेचुइटी अगर एक्ट के अंदर नहीं है। साथ में लीव सैलरी, HRA, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, वहां हर जगह में आपको कहीं ना कहीं 10% ऑफ सैलरी बोल के एक ऑप्शन पूछ ही लेता है, ठीक है। तो वहां पर आपको सैलरी कैलकुलेट करने के टाइम पे ध्यान रखना है कि बेसिक प्लस डीए प्लस कॉट का, ठीक है। और डीए में रिटायरमेंट बेनिफिट वाला लिया जाता है, ठीक है। तो बेसिक प्लस डीए प्लस कॉट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख लिया ना, ये जब आरएफए का बात हुआ तो क्या सिस्टम रहा, तो जस्ट गो थ्रू करना एक बार, ठीक है। बाकी क्वेश्चन करते करते, प्रैक्टिस करते करते और आपको समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन और करोगे, ऐसे मैंने इस नोट्स के नीचे एक बार आपको मैं शो कर ही देता हूँ, ठीक है। इस नोट्स के नीचे, समरी नोट्स के नीचे आपके लिए क्वेश्चन आंसर में दे के रखा, ठीक है। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग प्लीज जरूर ट्राई करना, ठीक है। आंसर्स भी दिया हुआ है, बट पहले आप खुद से ट्राई करना, फिर आप आंसर्स पे जाना, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में काफी सारा क्वेश्चन इसके अंदर है, आप अपने नॉलेज के हिसाब से सब क्वेश्चन को सॉल्व करो। ऑलमोस्ट 10-11 क्वेश्चन है, कितना है एक बार देख लेता हूँ, कितना है रे, देखा आप लोगों ने कितना क्वेश्चन दिया मैं इसके अंदर, 4-5 क्या 5 क्वेश्चन है मोस्ट प्रोबेबली, 5 क्वेश्चन है। तो प्लीज एक बार सर 5-6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है सर, ठीक है। 6 क्वेश्चन है, तो प्लीज एक बार आप लोग गो थ्रू करना, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन है, मस्ट गो थ्रू सर, विद आंसर दिया हुआ है। अगर कोई डाउट रहे तो आप मुझे बाद में पूछना सर कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, समथिंग जो भी हो। और बाकी जो मैं आपको क्लास में करा रहा हूँ कॉपी में, वो सब तो बहुत वाइटल है, ठीक है सर, ठीक है। तो ये था समरी को थोड़ा सा एक बार रिकॉल कराना। 4-5 पॉइंट ऐसे है समरी नोट्स के अंदर जिसको लेके मैं बाद में डील करता हूँ आपसे, बट आज मैं डील करूंगा आपके साथ पहले रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ठीक है। चलो सर स्टार्ट कर लो। तो हेडिंग कर दिया मैंने, इनकम अंडर द हेड सैलरी, ठीक है। लेकिन ये तो ऑब्वियसली फर्स्ट बात नहीं है, इससे पहले बहुत से दिनों से करे जा रहे हो आप लोग। तो एक काम करते हैं सर, इसमें हम लोग एक क्या बनाएंगे, एक गुल्लक बनाते हैं सर। किसका गुल्लक सर, गुल्लक समझते हो, गुल्लक बोलो, बंगाली में हम लोग बोका भाड़ भी बोलते हैं, इस टाइप ऑफ बोका भाड़ जैसा एक ऐसा चीजें बनाओ जो आपके काम में आए। हाँ सर, तो ये कौन है आप कौन हो सर, आप सैलरीड एम्प्लॉय हो, ठीक है। आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो जिनको सैलरी मिलता है कंपनी से। सर ये आपका क्या जमा होगा, सर आपका आरपीएफ जमा होगा। अरे रेल पुलिस नहीं रे बाबा, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। कब कब जमा होगा सर, सर एवरी ईयर नॉर्मली ये जमा होता है, ठीक है। एवरी ईयर आपके एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट बनाया जाता है, उस आरपीएफ अकाउंट में, दिस इज आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड है। ऐसे आरपीएफ का यू अनरिकॉग्नाइज्ड भी होता है, उसका टैक्स ट्रीटमेंट अलग। हाँ सर, ठीक है। तो एवरी ईयर आपके रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट में कुछ ना कुछ अमाउंट जमा होगा। ध्यान से प्रोविजन को सुनना सर और लिखना भी। तो देखो सर, ये जमा हो रहा है सर, ठीक है। कौन जमा कर रहा है सर, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ठीक है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है और इधर से भी एक कंट्रीब्यूशन आएगा, जितना एम्प्लॉयर करेगा ऑलमोस्ट सिमिलर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय भी करता है, मतलब जिसका खुद का मतलब आरपीएफ है वो भी करता है। सर ये कैसे करेगा, सर उसका बेसिक जो उसको हाथ में मिलेगा ना, उसके हाथ में मिलने के टाइम पे वो काट लिया जाता है, ठीक है। ऐसे बोलता है ना, काट कूट के लोग, जो लोग सैलरीड पर्सन होते हैं ना, ऐसे बात करते हैं, काट कूट के हाथ में इतना मिलता है। तो वो काट कूट के जो मिलता है ना, उस काट कूटने के अंदर आरपीएफ का अमाउंट भी होता है। समझ रहे हो सर, बहुत लोग सैलरीड पर्सन जो लोग होते हैं ना, जो लोग जॉब करते हैं, अब उनको पूछना कि कितना मिल जाता है, अगर क्लोज है तो भी बताएंगे ना, या पूछेंगे तो फिर वो बोलेगा भाई काट कूट के इतना मिल जाता है। तो काट कूट के अंदर बहुत सारा काट कूट होता है, टैक्स वगैरह बहुत कुछ होता है, बट साथ में ये प्रोविडेंट फंड भी होता है, ग्रेचुइटी का भी कुछ अमाउंट हो सकता है। तो ये है काट कूट के का अंदर, ठीक है। तो काट कूट के उसके हाथ में कुछ मिलता है, तो ये एम्प्लॉय भी कुछ देता है अपने प्रोविडेंट फंड में, जितना एम्प्लॉयर देता है ऑलमोस्ट सिमिलर अमाउंट देने का ही सिस्टम है। अच्छा, और क्या होता है सर, जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट कर दिया ना फंड में अंदर, उसमें अप टू
कितना परसेंट था? जितना कंट्रीब्यूट एम्प्लॉयर करेगा उसका 12% तक, अप टू 12% ऑफ सैलरी, अप टू 12% ऑफ सैलरी क्या हो जाएगा? कौन बताएगा? अप टू 12% ऑफ सैलरी क्या कर देंगे साहब? exempt एग्जेम्प्ट कर देंगे। थैंक यू सर। अप टू 12% ऑफ सैलरी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और 12% से ज्यादा जो अमाउंट रहेगा, ग्रेटर देन 12%, taxable टैक्सेबल। थैंक यू सर। टैक्सेबल किस हेड में? अंडर द हेड सैलरी। ठीक है, याद रखिए सर, एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है प्रोविडेंट फंड में उसका 12% तक ऑफ सैलरी एग्जेम्प्ट हो जाता है, लेकिन 12% से ज्यादा अगर कंट्रीब्यूट कर दिया तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, वो सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज याद रखिए, पॉइंट टू बी नोटेड सर। अच्छा, और बातें हैं उसके बाद ही बात करेंगे एक साथ। अच्छा, अब सवाल है सर, ये जो कंट्रीब्यूशन मिलता है ना प्रोविडेंट फंड में, इस प्रोविडेंट फंड का पैसा तो जितना दिन इंसान काम करता है उतना दिन उसका फंड चलता रहता है, तो उस फंड को यूज भी करता है गवर्नमेंट कई बार। ठीक है, सिक्योर एरिया में। ऐसे आपको सुन के अच्छा लगेगा, ये जो प्रोविडेंट फंड का पैसा है ना, ये प्रोविडेंट फंड के पैसे के बारे में रिसेंट लास्ट 3-4 साल पुराना बात है, 3-4 years बैक, ये लिखने का जरूरत नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 3-4 years बैक प्रोविडेंट फंड के पैसे के लेके ये मोदी गवर्नमेंट कुछ सोच रहा था। ठीक है, मतलब पुराना न्यूज है, देखते हैं मिलता है कि नहीं। रुको, ऑलरेडी कुछ एक्सपेरिमेंट चालू हुआ है सर। आरपीएफ मनी इन स्टॉक मार्केट, ऐसा एक बात चल रहा था सर कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का पैसा को ये स्टॉक मार्केट में डालेगा। नहीं मिल रहा है मुझे खबर अभी, क्या नाम से था? प्रोविडेंट, ये बोलने से नहीं समझ रहा है। ज्योति, गुड मॉर्निंग ज्योति। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। ये देखो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन हैज इन्वेस्टेड 27,530 crore in the stock market from April 2020 to February 2020. Minister of State of Labor and Employment Santosh Ganwar informed the Lok Sabha on Monday. देख रहे हो सर, इस तरह का चीजें चल रहा है सर आजकल। ठीक है, ये देखो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट क्रॉसेस 27,500 करोड़, अप्रैल फरवरी से चालू किया है। ठीक है, तो इस तरह से प्रोविडेंट फंड का पैसा स्टॉक मार्केट में डाला जा रहा है। ठीक है, लेकिन इस रिस्की कॉन्सेप्ट, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। एक्चुअली क्या होता है ना, यूएस में ये कल्चर है, यूएस में जो सैलरीड पर्सन है ना उनको ना प्रोविडेंट फंड का बहुत पैसा मिलता है क्योंकि वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। बट हमारे देश में मार्केट में इन्वेस्ट करने का जो कल्चर है ना वो कल्चर नहीं था। तो धीरे धीरे लोग थोड़ा सा क्या हो रहा है ना, एडुकेटेड हो रहा है, रिस्क लेने का इच्छा भी हो रहा है लोगों को। मतलब पहले जैसा पुराने लोगों का क्या है ना, वो लोग बहुत सिक्योर माइंडेड हो जाते थे और बहुत ज्यादा चिंता करते थे, मार्केट के बारे में इतना नॉलेज भी नहीं था। ठीक है, तो ये रिसेंट ट्रेंड में क्या हो रहा है कि ये नॉलेज बढ़ रहा है लोगों का, तो नॉलेज बढ़ रहा है तो रिस्क भी एक लिमिट पे ले रहा है। तो गवर्नमेंट इस करेंटली कुछ प्रोविडेंट फंड के केस में कुछ 5% या 10% का वैल्यूएशन का प्रोविडेंट फंड का पैसा, मतलब रिस्क गवर्नमेंट भी बोल रहे कि यस हम सिक्योरिटी देंगे। ठीक है, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट को लेके ये प्रोविडेंट फंड को भी डाला जा रहा है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स पे। तो इस तरह से सेंसेक्स निफ्टी पे पैसा डाल के भी, मतलब इंडेक्स फंड में पैसा डाल के एम्प्लॉय का पैसा बढ़ाया जा रहा है और उसका पैसा एम्प्लॉय को ही मिलेगा। तो अच्छा बात है ना सर, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। ये आज का खबर नहीं है, इसके बारे में पुराना खबर है, इट्स अ वेरी ओल्ड न्यूज। ये रिसेंटली जो हुआ ये तो रिसेंट न्यूज है। ठीक है, बट मैं आपको जो बोल रहा हूँ इसके बारे में 2015-16 में मोस्ट प्रोबेबली उस टाइम पे क्लास कराने के टाइम पे भी मैं इस मैटर को, बात को बोला था कि ये प्रोविडेंट फंड का पैसा पहले सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह में लगाया जाता था। ठीक है, सरकारी जो बॉन्ड वगैरह होता है ना वो सब में, आरबीआई बॉन्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नेशनल गवर्नमेंट कंपनीज का जो बॉन्ड वगैरह होता है उसमें लगाया जाता था। और उसको क्या करता था गवर्नमेंट, उस पर इंटरेस्ट भी देता था। समझ में आ रहा है सर? तो अगर आपका पैसा प्रोविडेंट फंड का, सैलरीड पर्सन का प्रोविडेंट फंड का पैसा अगर मार्केट में वो लोग अपनी जरूरत में ले रहा है तो आपको बदले में क्या देगा सर?
आपको बदले में क्या देगा? रिटर्न। इंटरेस्ट, हाँ रिटर्न, वेरी गुड सर, रिटर्न देगा। और रिटर्न के तौर पे जो मतलब सिस्टम अपनाया जाता है, आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट मिलता है सर। तो ये सिक्योर्ड जगह में ज्यादा होता नहीं है, 6% 7% हार्डली, मतलब हार्डली होता है। लेकिन आजकल स्टॉक मार्केट में भी एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, बट वो भी एम्प्लॉय की कंसेंट लेके होगा, ऐसा ही चल रहा है। लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी देने का एक वादा किया है, ऐसा एक खबर था। अब इसको कितना अमल किया है इस पर्टिकुलर मैटर पे, ये देखने लायक होगा। एक्चुअली बहुत जन आवाज उठाया था कि यूएस में एम्प्लॉय को इतना मिल जाता है, यूके में मिल जाता है। अरे भाई वो लोग रिस्क टेकर है ना, तो मिलेगा ना। हमारे देश में लोग रिस्क टेकर नहीं है, अभी भी रिस्क टेकर वाला कॉन्सेप्ट हमारे देश में कॉन्सेप्ट अभी भी वो लेवल में नहीं आया, बट हम पहले से अच्छा हो रहा है सर। तो जो भी हो, कॉन्सेप्ट क्या है, आपका प्रोविडेंट फंड में अगर इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट जो है आपके लिए क्या है, अर्निंग है ना सर, है ना। ऐसे दोनों ही अर्निंग है, एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो भी अर्निंग है, और उससे अगर इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी अर्निंग है। इसके ऊपर भी कुछ लिमिटेशन लगा के रखा। क्या लिमिटेशन है सर, कौन बताएगा? अप टू, बोलो, 9.5% सर, है ना। अप टू 9.5% क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अप टू 9.5% जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और अगर आपको 9.5% से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है तो वो टैक्सेबल कर दिया जाता है अंडर द हेड सैलरी। लिख लिया सर, बोलो, लिख लिया तो बताना। सिमिलरली जैसे एम्प्लॉयर ने किया वैसे एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करेगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, अब एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसमें क्या खेल खेला जाता है, इसमें खेल कुछ ऐसा आता है सर, नो एक्स्ट्रा टैक्स ट्रीटमेंट। क्यों सर, एम्प्लॉय ने दिया तो एक्स्ट्रा टैक्स ट्रीटमेंट क्यों नहीं? एज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन बेसिक। मतलब एक्चुअली क्या होता है सर, एम्प्लॉय जो पेमेंट करता है ना प्रोविडेंट फंड में, वो उसके बेसिक सैलरी से ही लिया जाता है। तो बेसिक जो है वो तो ऑलरेडी टैक्सेबल है ना। एम्प्लॉय को जो बेसिक अमाउंट मिलता है वो तो टैक्सेबल है। आप लोग तो इतना देर से कैलकुलेट करके आ रहे हो इतना क्लास में, तो बेसिक इज टैक्सेबल सैलरी। सो वो वाला अमाउंट में और क्यों एक्स्ट्रा टैक्स देगा वो? सर अगर यहाँ से इंटरेस्ट मिले तो, एम्प्लॉय के पैसे से अगर इंटरेस्ट मिले तो मिल सकता है ना। एम्प्लॉय ने जो प्रोविडेंट फंड में जमा किया वहां से अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो भी मिल सकता है सर। तो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, क्या करेंगे इसको, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। क्या लगता है क्या होगा, कोई बताए मुझे, कोई तो बताए। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन सर, टैक्सेबल इन अदर सोर्स। यस सर, फुल्ली टैक्सेबल होता है, थैंक यू। फुल्ली टैक्सेबल होगा और वो भी अंडर द हेड अदर सोर्स पे होगा सर, अंडर द हेड अदर सोर्स पे, ठीक है। ये सैलरी पे नहीं जाता। एम्प्लॉय को जो इंटरेस्ट मिलेगा ना प्रोविडेंट फंड में, ये उनका अदर सोर्स इनकम माना जाएगा। लेकिन एम्प्लॉय अगर कंट्रीब्यूशन जो देगा वो टैक्सेबल नहीं है, ठीक है, बिकॉज वो ऑलरेडी बेसिक के अंदर इंक्लूडेड है, इसीलिए। सो ये पूरा खेल को थोड़ा सा क्वेश्चन के थ्रू से समझते हैं। एक एग्जाम्पल बनाते हैं सर, एग्जाम्पल बना के आपके साथ डिस्कस करते हैं। चलो अभी अभी यहीं पर कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, जस्ट एग्जाम्पल है। सैलरी शीट बनाते हैं, सैलरी शीट, ठीक है। सर एक इंसान है, कौन है ये, कौन है, कौन है ये, कहाँ से ये आया? सर ये एक, सर ये भूत है। किसका, कैसा भूत? एम्प्लॉय भूत, ठीक है। इसका
सैलरी शीट बनेगा अभी, ठीक है। ऐसा ड्राइंग ना आपको कहीं नहीं मिलेगा, वर्ल्ड क्लास ड्राइंग है सर, मेरे को अवार्ड मिला है। अच्छा, मैं खुद ही ड्रॉ करता हूँ और मुझे खुद ही लगता है कि ये क्या कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो बेसिक में इनको मिल रहा है मानो 10,000 पर मंथ, ठीक है। अच्छा, और सोचो कि रुपीज बेसिक 10,000 पर मंथ, वो भी क्या बता रहा है सर, रुपीज 8,500 नेट ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन, net of own contribution to RPF. RPF means recognized provident fund, ठीक है। net of own contribution to RPF, recognized provident fund। और क्या हुआ, तो फिर अगर नेट ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ का मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो जाता है सर कि उसको जो बेसिक मिल रहा है ना, उसका बेसिक कुछ ऐसा है, 8,500 का उसको मिल रहा है हाथ में, और बाकी 1,500 उसका जमा हो जाता है प्रोविडेंट फंड में। तो कुल मिला के उसके हाथ में आता है 10,000, इसको इंटू 12 करके एनुअली कितना मिल जाएगा उसको, 1,20,000। चलेगा क्या? अरे देख, बेसिक 10,000 पर मंथ है, ध्यान से सुनना सर, बेसिक 10,000 पर मंथ है। 8,500 का क्या केस है, नेट ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीए, मतलब प्रोविडेंट फंड का पैसा काटने के बाद हाथ में मिलता है 8,500। तो बेसिक कितना हो गया, 8,500 प्लस 1,500 इंटू 12, ठीक है। 8,500 प्लस 1,500 इंटू 12, 1,20,000 उसको मिलता है एक्चुअली ओवरऑल, लेकिन उसमें 1,500 चला जाता है प्रोविडेंट फंड में, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये तो उसका बेसिक हो गया, अब क्या खेल है, अब क्या खेल है, बेसिक समझ में आ गया, अब आगे बताते हैं आपको। अब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का क्या करें, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हो जाता है, मान के चलते हैं सर, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। अच्छा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 1,20,000 का है ना, तो अप टू 12% ऑफ सैलरी, अप टू 12% ऑफ सैलरी, तो कितना हो जाएगा सर, 1,20,000 का 12% कितना है रे, हाँ सर, एक काम करो, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मान के चलो 18,000, एम्प्लॉयर ने 18,000 जमा किया। अब मुझे एक चीज बताओगे आप कि 12% ऑफ सैलरी कितना होगा, बेसिक जो है वही यहाँ पर है और कुछ नहीं है, डीए वगैरह कुछ दिया नहीं है, तो बेसिक को ही मान लेंगे ना, तो 12% ऑफ सैलरी कितना हो जाएगा, हाँ बोल, 14,400। 14,400, वेरी गुड सर। तो ये देखो 1,20,000, ये 12% ऑफ सैलरी मतलब 1,20,000 का 12%, जिसका हमें रोशनी ने बताया सर 14,400, ठीक है। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मैंने माना कि 18,000, ये एग्जाम्पल है, तो 18,000 से 14,400 को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, बिकॉज 12% ऑफ सैलरी क्या है, एग्जेम्प्टेड है, तो ये आपका एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। तब टैक्सेबल कितना होगा, अगर दिस अमाउंट इज एग्जेम्प्टेड देन व्हाट अमाउंट इज टैक्सेबल, 18,000 से 14,400 को माइनस करो ना सर, 18,000 ये मैंने, हाँ बोल, 3,600। सर बात को ध्यान से सुनना, ये जो 18,000 है ये आसमान से ना टपके, ये मैंने मान लिया कि एम्प्लॉयर ने प्रोविडेंट फंड में जमा किया 18,000, ठीक है। लेकिन सर 18,000 जमा क्यों, 18,000 की जगह वो 28,000 भी कर सकता था, वो 28,000 भी जमा कर सकता था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। और पिता नंदिनी, समझ में आ रहा है आप लोगों को, वो कितना, उसका एग्जेम्पशन कितना होगा, हाँ और पिता बोल, और पिता को मेरा आवाज आ रहा है क्या, यस ना, उसको कितना एग्जेम्पशन मिलेगा और पिता, अप टू 12% ऑफ सैलरी। तो 12% ऑफ सैलरी कैसे किए, 1,20,000 का बेसिक था, 1,20,000 का बेसिक, ये देखो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करके थे, और 12% ऑफ 1,20,000,
तो 12% ऑफ 1,20,000 मतलब 14,400 जो उसका एग्जेम्प्टेड अमाउंट है। देन व्हाट इज द टैक्सेबल वैल्यू? दिस इज द टैक्सेबल वैल्यू 18,000 माइनस 14,400, ये अमाउंट हो जाएगा टैक्सेबल में। तो ये सैलरी शीट का पार्ट बनेगा, ठीक है। तो सैलरी शीट में क्या क्या आएगा? बेसिक आएगा, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट पेज में शो करता हूं आपको। तो सैलरी शीट में क्या आ रहा है देखो, सैलरी का जो शीट बनेगा प्रोफार्मा बनता है, उस प्रोफार्मा में उसका टैक्सेबल प्रोफार्मा है ना, यहाँ से एक्चुअली हम लोग क्या निकालते हैं कि क्या अमाउंट टैक्सेबल है वो बताओ। तो आपने देखा कि बेसिक उसका है 1,20,000 और आपने क्या देखा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कितना होगा? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कितना अमाउंट आएगा सैलरी शीट में? हाँ सर बोलो, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ सैलरी शीट में कितना आएगा? 3,600। 3,600 सर, वेरी गुड सर, 3,600, यही तो टैक्सेबल है ना। जो टैक्सेबल है वो सैलरी शीट में आएगा। तो सैलरी शीट में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड हो जाएगा 3,600, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट के मामले में कुछ बोला है क्या? अच्छा एक बार मुझे बताओ भी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ठीक है, इसको मुझे थोड़ा सा फिर से एग्जाम्पल क्रिएट करना है। तो ये जो इंटरेस्ट है इसका क्या करें, ठीक है। तो यहाँ पर तो कुछ डेटा है नहीं, तो डेटा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। सैलरी शीट का जगह खाली रखते हैं तो, क्योंकि ये प्रोफार्मा है तो यहाँ पर कर लेते मान के चलते हैं सर, मिस्टर एक्स रिसीव इंटरेस्ट ऑफ ₹12,000 ऑन प्रोविडेंट फंड एट द रेट ऑफ 12%। ध्यान से सुनना सर पॉइंट को। मिस्टर एक्स जो है उसने प्रोविडेंट फंड में 12,000 का इंटरेस्ट रिसीव किया, इंटरेस्ट ऑफ ₹12,000 ऑन प्रोविडेंट फंड एट द रेट ऑफ 12%। सर क्या रूल्स क्या है प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट रिसीव करने का? इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, हम लोग यहाँ पर एम्प्लॉयर का ही मान के चल रहे हैं, हाँ सर, एम्प्लॉय वाला नहीं। तो मिस्टर एक्स रिसीव इंटरेस्ट ऑफ ₹12,000, जो बोला सर प्रोविडेंट फंड में 12% का। तो रूल क्या है, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अप टू 9.5% एग्जेम्प्ट है, और 9.5% से ज्यादा जितना होगा वो टैक्सेबल है। तो बताओ तो सर इसका क्या करें? ये जो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रिसीव किया मिस्टर एक्स ने, इसका क्या ट्रीटमेंट करें? मतलब कितना अमाउंट इसका टैक्सेबल होगा और कितना उसका एग्जेम्प्टेड में जाएगा? मिस्टर एक्स रिसीव इंटरेस्ट ऑफ ₹12,000, ठीक है। तो आपको बताना होगा प्रोविडेंट फंड में जो 12,000 का रिसीव किया, क्या पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा? हेलो बोलो सर, बोलो, ट्राई तो करो, दादा बोल। 1140 exempt হবে। 1140, रोशनी का कहना है कि 1140 एग्जाम, तो फिर टैक्सेबल कितना? 10860। 10860, दिस इज टैक्सेबल। अच्छा मैं बाकियों का भी आंसर थोड़ा सुनना चाहूंगा। दिस इज रोशनी का आंसर है कि इंटरेस्ट अमाउंट एग्जेम्प्टेड होगा 1140 और टैक्सेबल होगा 10860। बाकी कोई मुझे बताएगा? मिस्टर एक्स रिसीव्स ₹12,000 ऑन प्रोविडेंट फंड एट द रेट ऑफ 12%। तो फिर प्लीज बताओ सर कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट उसका टैक्सेबल होगा और कितना अमाउंट एग्जेम्प्टेड होगा? रोशनी ने उसका आंसर दिया। मैं फिर से एक बार प्रोविजन बताता हूँ, अप टू 9.5% না ऑफ দাদা, द এটা 1440 হবে তোমার ট্যাক্সেবল। সরি, এক্স। वन बोल बोल और एक बार बोल। 1440 হবে 10560 কোনটা? ট্যাক্সেবল। टैक्सेबल 10 560।
10560। अच्छा ठीक है, रोशनी का ही मुझे बार बार चेंज आंसर आ रहा है। और फिर एग्जेम्प्टेड एग्जेम्प्टेड कितना होगा? बाकी लोग भी थोड़ा ट्राई करके बताओ सर, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोग के आंसर पाने के लिए। मिस्टर एक्स को इंटरेस्ट मिला 12,000 प्रोविडेंट फंड में, वो भी 12% के रेट में। यू जस्ट नीड टू से कि उसको एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट कितना होगा उसका और टैक्सेबल इंटरेस्ट कितना होगा उसको। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, मतलब ये जो इंटरेस्ट उसको मिला है ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन से मिला है। और कोई जवाब नहीं मिलेगा मुझे? Sir, 1140 exempted और 10860 taxable. अच्छा, मतलब तू रोशनी का पुराना वाला बता रहा है। ओके ठीक है। बाकी नंदिनी और रोशनी ने ट्राई किया, आप लोग बताओ सर, और मुझे 2-4 आंसर मिले तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नो ट्राई, नो मोर आंसर। फिर से रूल बता रहा हूँ एक बार, अप टू 9.5% एग्जेम्प्टेड है, तो बताओ कितना एग्जेम्प्टेड हो जाएगा? अप टू 9.5% एग्जेम्प्टेड कैसे करोगे? ये 12, हाँ बोल। 1140 exempted. 1140 एग्जेम्प्टेड। सर ऐसे सोचो ना, देखो मिल कितना रहा है सर? 12,000, ठीक है। So 9,500 exempted, 2,500 taxable. यस सर, ये आंसर मुझे जम गया सर। सर हाँ बोलो सर। ये इंटरेस्ट पे 12% कैलकुलेट करेंगे कि बेसिक पे? इंटरेस्ट पे सर, रूल्स क्या है वही तो मैं बार बार रूल्स पढ़ा रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अप टू 9.5% एग्जेम्प्ट, ठीक है, ग्रेटर देन 9.5% टैक्सेबल अंडर दी हेड सैलरी। इसीलिए तो मैं बार बार आपको प्रोविजन बता रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, जितना इंटरेस्ट आपको प्रोविडेंट फंड में मिलेगा उसका 9.5% तक एग्जेम्प्टेड होगा, ठीक है। और 9.5% के ऊपर जितना जाएगा वो टैक्सेबल आएगा। तो फिर यू हैव टू फाइंड आउट कि 12,000 का इंटरेस्ट है तो 12,000 में आपको कितना परसेंटेज एक्स्ट्रा मिला है, वो एक्स्ट्रा परसेंटेज आपका क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा, है ना। तो आप मुझे बताओ 12% आपको मिला है, लेकिन आपको मिलना कितना चाहिए था? 12 माइनस 9.5 कितना होता है? आपको अगर आपको एग्जेम्प्ट करना था तो कितना तक एग्जेम्प्ट होता है? 9.5 तक। तो 12 से 9.5 हटाने से कितना होता है? 2.5, है ना सर। तो 12,000 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 12, है ना, 12 महीने का। तो 12,000 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 12, तो आपको, सॉरी 12 महीना बोला मैं, 12% के अंदर 2.5%, सॉरी महीना कहाँ से आ गया, 12% के अंदर 2.5% इज योर एग्जेम्प्टेड टैक्सेबल वैल्यू। तो 2.5 आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, दिस इज एक्स्ट्रा, दिस एक्स्ट्रा अमाउंट इज टैक्सेबल सर। तो कितना हो जाएगा देखो तो एक बार, 2,500, this is taxable sir. So if this is taxable then what is the exempted value? मतलब 12,000 minus 2,500, so 9,500 is exempted. समझ में आया? रोशनी, नील, नंदिनी, जो लोग मुझे आंसर दिया था मैं सभी को बोल रहा हूँ, चौथा का आंसर सही हुआ सर, ठीक है। Yes, sir. आप लोग क्या कर रहे थे हिसाब? आप लोग का हिसाब क्या हो रहा था? ये দাদা 1440, हाँ 2.5 দিয়েও করেছিলাম, ওই 12 ইনটু করিনি, কারণ ভুলভাল অ্যান্সার লাগছে। 2.5 आपका एक्स्ट्रा है ना ज्योति, ये जो 2.5 आपको मिल रहा है दिस इज योर एक्स्ट्रा एंड दिस एक्स्ट्रा अमाउंट इज टैक्सेबल, है ना। तो आपको बस 2.5 का एक्स्ट्रा अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो जो एक्स्ट्रा है वो टैक्सेबल है और बाकी आपका एग्जेम्प्टेड है जो 9,500 हो रहा है। तो सैलरी शीट में क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर
contribution, interest on employer contribution in excess of 9.5%, तो 9.5% से ज्यादा जितना वैल्यू होता है वो आपका टैक्सेबल है, तो 2500. सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके पास और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, ठीक है, ये सब वर्किंग्स था, ठीक है, दीज आर वर्किंग्स एरिया. तो जस्ट टेल मी सर, ग्रॉस सैलरी कितना हो जाएगा आपका? बेसिक 1,20,000, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 3,600 एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 9.5% 2,500. तो टोटल करो 1,26,000 ना? 1,26,100. वेरी गुड सर, ठीक है, तो देन दिस इज योर ग्रॉस सैलरी, ठीक है. बोलो सर, समझ में आ रहा है प्रोविडेंट फंड का कैलकुलेशन? बोलो सर, सर, बोलो बोलो बोलो. वो प्रीवियस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले. एक मिनट ले लो सर स्क्रीनशॉट. हो गया. हो गया. तो ये आपको याद रखना है बस, ठीक है. प्रोविडेंट फंड का जो भी है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन. अच्छा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज वेरी सिंपल सर. एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन क्योंकि बेसिक से ही अमाउंट उठा के वो जमा करते हैं, तो नो एक्स्ट्रा टैक्स ट्रीटमेंट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन बेसिक, बट when employee get interest on employee contribution, then that particular amount is taxable under the head salary, sorry under the head other source, ठीक है. और बाकी एम्प्लॉयर वाला जो भी है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, और उसका रूल है 12% ऑफ टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, ठीक है. नॉर्मली 12% तक एग्जेम्प्टेड है, 12 से ज्यादा होगा टैक्सेबल होगा. इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में अप टू 9.5% एग्जेम्प्ट, 9.5%, 9.5% से ज्यादा टैक्सेबल, ठीक है. ये एग्जाम्पल याद रखना. ये 18,000 आप लोग ढूंढना मत, ये 18,000 जस्ट मैंने ले लिया, ओके, एज्यूम कर लिया, दिस इज एज्यूम. बाकी एज पर रूल हुआ, दिस 18,000 इज एजम्पशन, बट बाकी सब कुछ एज पर हुआ. बेसिक भी एजम्पशन है, 8,500 नेट ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन, बेसिक इतना हो गया, 8,500 प्लस 1,500 इंटू 12, 1,20,000. तो दिस इज जस्ट अ बेसिक मैटर, बट बेसिक से ही आपको पूरा मैटर समझ में आ जाना चाहिए. ओके, अगर ये सब बातें क्लियर हैं तो फिर चलो फिर कहाँ चले सर, कहाँ और जाना है? प्रोविडेंट फंड पे चर्चा बाकी है तो उसको कंप्लीट करेंगे. सर हेडिंग कर दीजिएगा, रीपेमेंट आउट ऑफ आरपीएफ. प्रोविडेंट फंड से जब रीपेमेंट करोगे, ठीक है, रीपेमेंट आउट ऑफ आरपीएफ, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से अगर आपको रीपेमेंट होता है, तो जब आपको रीपेमेंट किया जाएगा, रीपेमेंट कब किया जाएगा? एट दी टाइम ऑफ, कब करेगा रे? एट द टाइम नहीं, एट द एंड, एट द एंड ऑफ रिटायरमेंट है ना, एट द एंड ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है. तो जब रिटायरमेंट आपका होगा तो उस टाइम पे ये सब रीपेमेंट मिलेगा आपको. तो उसमें रीपेमेंट का रूल क्या है? 4 पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. The basic 4 points is very important for you. First, सर अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, second point is interest on employer contribution. And there is another 2 points. One is called employee contribution. Another is interest on employee
कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। अच्छा सर होगा क्या? सर कुछ नहीं, बस कुछ हिसाब है। अच्छा इसको ए नंबर दे दो, इसको बी नंबर दे दो, इसको सी नंबर दे दो और इसको डी नंबर दे दो। तो कुछ अमाउंट लिख लो यहाँ पर एजम्पशन के तौर पे। ए पॉइंट में आप लगा दो, अच्छा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, अच्छा मान के चलते हैं एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है 3.5 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट जो है वो है 80,000। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 3 लाख और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर है 70,000, ठीक है। तो 3,70,000 इधर 3.5 लाख और 80,000, ठीक है। अब सवाल ये उठता है सर टैक्स का क्या होगा, ठीक है। सवाल ये उठता है कि सर टैक्स का क्या होगा। तो जब बात आता है एम्प्लॉय का, जब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कर रहा है अपने ही प्रोविडेंट फंड पे, जब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कर रहा है अपने ही प्रोविडेंट फंड पे, तो क्या करना चाहिए? बोलो ना सर। ये जो 3.5 लाख का जो है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, क्या करेंगे इसको? exempt as already taxed, as already taxed, because क्यों ऑलरेडी टैक्स्ड है? बिकॉज आपका ही तो है, जो आप पहले ही जमा किए हो, आपका बेसिक से ही तो आप जमा करोगे, तो ये ऑलरेडी आपके बेसिक में इंक्लूड हो जा रहा है। तो एम्प्लॉय का जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो उसका बेसिक का पार्ट से ही जाता है। इसीलिए इसीलिए ये क्योंकि इसका बेसिक के पार्ट से ही जाता है, इसीलिए ऑलरेडी टैक्स हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर क्या हिसाब किए, 10,000 के हिसाब से ही हिसाब किए थे ना। ये जो बेसिक 10,000 था नेट ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, तो ये 10,000 करके ही आपने माना था, तो जो आपका ग्रॉस सैलरी के अंदर आ जाता है टैक्सेबल सीट पे, है ना। इसीलिए ये जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है एग्जेम्प्ट है एज ऑलरेडी टैक्स्ड है। और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ये भी सेम कॉन्सेप्ट, एग्जेम्प्ट as already taxed। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो रहेगा ये आपका अदर सोर्स में जाएगा, तो ये भी ऑलरेडी टैक्स्ड हो जाता है बिकॉज अदर सोर्स में टैक्सेबल है। और ये आप कब का हो रहा है? आपका एट द एंड ऑफ रिटायरमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये सब ऑलरेडी टैक्स्ड है। लेकिन सर ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का क्या करे? इसी का तो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना तब से, इसी का तो कैलकुलेशन कर रहे हैं, है ना, कि ये जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में जो रीपेमेंट होगा तो क्या होगा। लेकिन इसका जो रूल है इसको मैं आपको 3 केस में बताऊंगा, ठीक है। इसका 3 केस है, तीनों केस में आपको मैं समझा पाऊंगा कि कब क्या हो सकता है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, चाहे 3 लाख हो चाहे 70,000 हो, वट एवर विद द अमाउंट, बट इसका केस देखो। केस 1 लिखना सर, रीपेमेंट out of employers contribution, repayment out of employer contribution and interest on, मैं एम्प्लॉयर को ईआर लिखने से चलेगा सर? नहीं, चलो ठीक, मैं शॉर्टकट करूंगा तो फिर आप लोग भी बोलोगे हम लोग भी करेंगे, फिर बाद में समझ ही नहीं पाओगे और वो सोचते रहोगे ईआर कहाँ से आ गया। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज fully exempt if employee retire after a
कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ सर्विस ऑफ 5 years. समझे सर? repayment out of employer contribution and interest on employer contribution is fully exempt. is fully exempt. याद रहना चाहिए सर. if employee can retire after a continuous period of service of 5 years. अगर लगातार 5 साल कंटिन्यू काम करे और उसके बाद उनको रीपेमेंट किया जाता है प्रोविडेंट फंड का, तो 5 साल कंटिन्यूअस सर्विस करने के बाद जो पैसा उसको मिलेगा वो उनके हाथ में क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्टेड हो जाएगा. समझ में आया सर? केस 1 बताना. केस 1 क्लियर हुआ सर? ये एम्प्लॉयर का बात कर रहे हैं सर. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन. समझ में कुछ आ रहा है सर? हेलो, केस 1 अगर समझ में आया तो मैं केस 2 में जाऊंगा सर. बोलो. यस सर. यस सर. केस 2 क्या है? ये सभी बहुत वाइटल पॉइंट है सर. एक क्वेश्चन में आपको क्या पूछेगा ये इसके ऊपर डिपेंड करता है. मतलब क्वेश्चन आपको कुछ भी पूछ सकता है ना. रीपेमेंट आउट ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन. मैं कंट्रीब्यूशन को थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूं. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट on employer contribution, interest on employer contribution is fully exempt even if employee retire before the expiry of service provided such retirement due to the reason beyond the control of employee. Beyond the control of employee. For example, क्या हो सकता है सर? परमानेंट फिजिकल डिसेबिलिटी. परमानेंट फिजिकल डिसेबिलिटी. या फिर लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज. मतलब कंपनी बंद हो गया या फिर एम्प्लॉय का कुछ बड़ा एक्सीडेंट हो गया, मतलब वो काम नहीं कर सकता अभी. तो परमानेंट फिजिकल डिसेबिलिटी, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज एटसेट्रा, ऐसे केसेस में एम्प्लॉय शायद 5 साल काम ना कर पाए, एम्प्लॉय शायद 5 साल कंटिन्यूअस सर्विस ना कर पाए, बट फिर भी उनको पेमेंट मिलेगा प्रोविडेंट फंड का. रीपेमेंट आउट ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज फुल्ली एग्जेम्प्ट. पेमेंट भी मिलेगा और वो एग्जेम्प्ट. ऐसे पेमेंट तो मिलेगा उसको, लेकिन वो एग्जेम्प्टेड कहा जाएगा. पेमेंट तो मिलेगा बट रीपेमेंट होगा, बट एग्जेम्प्टेड होगा. हाँ सर, 5 साल काम नहीं किया, ठीक है, फिर भी एग्जेम्प्ट होगा. इवन इफ एम्प्लॉय रिटायर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सर्विस provided such service retirement due to the reason beyond the control of the employee. मतलब ऐसा कुछ है जो एम्प्लॉय के खुद के कंट्रोल में नहीं है. जैसे कि परमानेंट फिजिकल डिसेबिलिटी कोई करना नहीं चाहेगा, हो जाता है एक्सीडेंट, बहुत भयंकर बात है. लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज एटसेट्रा, कंपनी बंद हो जाने के एम्प्लॉय का क्या हाथ है, ठीक है, डायरेक्टली तो उसका कोई हाथ नहीं है उस पर. तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज. तो ऐसे केसेस में रीपेमेंट में टैक्सेबिलिटी का खेल था.
लेकिन ये तो केस 2 था सर, और एक केस है क्या? यस, ऐसे केस मैटर पे और एक केस को बहुत ज्यादा अहमियत दिया जाता है, जिसको हम लोग केस 3 के नाम से बताएंगे सर आपको। केस 3, चलो देखते हैं क्या है केस 3। इफ एम्प्लॉय retire before the expiry of 5 years. If employee retire before the expiry of 5 years in normal circumstances, repayment out of RPF on interest on RPF or interest on RPF ब्रैकेट में लिख दो एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल, याद रखिए सर, हाँ टैक्सेबल, हाँ दिस इज टैक्सेबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, टैक्सेबल अप टू द अमाउंट। कब तक टैक्सेबल? अप टू द अमाउंट for which exemption was claimed earlier, मतलब जितना आप पहले क्लेम कर सकते थे अप टू द अमाउंट क्लेम्ड अर्लियर। दैट मीन्स मैं समझाता हूँ ये अर्लियर का क्या केस है। मतलब आपके पास नॉर्मली क्या है, आप कितना एग्जाम कर सकते हो? 12% ऑफ सैलरी एंड 9.5% ऑफ इंटरेस्ट, बस ये जो रूल है आप इतना ही क्लेम कर सकते हो, इससे कुछ ज्यादा नहीं। लेकिन इससे ज्यादा जो भी होगा आपका चुपचाप टैक्सेबल हो जाएगा। ये है केस 3। इफ एम्प्लॉय रिटायर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5 years in normal circumstances, repayment out of RPF or interest on RPF of employer is taxable, चुपचाप टैक्सेबल है। लेकिन अप टू द अमाउंट फॉर व्हिच एग्जेम्पशन वाज क्लेम्ड अर्लियर, मतलब जो पहले आपने देखा, दैट इज 12% ऑफ सैलरी एंड 9.5% ऑफ इंटरेस्ट। बस यही खेल है। बोलो सर, दिस इज द आरपीएफ का खेला। समझ में कुछ आया? अरे अर्पिता बोल, क्या खेला है? ये जो तुमने आरपीएफ जमा किया था 20 साल 30 साल, जितना आपका नौकरी का टाइम पीरियड है, आप जितना साल जॉब किए, जॉब करने के बाद आपको क्या बोला जा रहा है कि भाई अभी मेरा पैसा तो वापस मुझे मिलेगा ना, सिंपल बात है, क्योंकि मैंने इतना दिन तक प्रोविडेंट फंड में जमा किया, एम्प्लॉयर ने जमा किया। ठीक है, एम्प्लॉयर का कुछ पैसा आप टैक्स कर लो, अप टू 12% तक तो एग्जेम्प्ट है ना, जितना कंट्रीब्यूशन करेगा सैलरी में, तो अप टू 12% ऑफ सैलरी तो एग्जेम्प्टेड है। उसके बाद एक्स्ट्रा होगा तो वो टैक्सेबल होगा। तो सवाल है कि ये सब जमा होने के बाद एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉय का, उसके बाद आया रीपेमेंट आउट ऑफ आरपीएफ। जैसे बात आया रीपेमेंट का, फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। सर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज एग्जेम्प्ट बिकॉज ऑलरेडी पहले ही टैक्स हो चुका है, ठीक है, आपके बेसिक के अंदर। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, अगर आपको कुछ भी मिलेगा वो अदर सोर्स में ऐसे ही टैक्सेबल हो जाएगा। सो ये दोनों तो यहाँ से गायब हो गया। लेकिन बात आता है जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का बात आता है, तो उसमें आपके लिए 3 केस क्रिएट हो जाता है। 3 केसेस। पहला केस, जब आपका पहला केस क्या है? पहला केस इज रीपेमेंट ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज फुल्ली एग्जेम्प्ट इफ एम्प्लॉय रिटायर आफ्टर ए कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ सर्विस ऑफ 5 years। अगर आप 5 साल नौकरी करके फिर रिटायर करते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर आ जाता है केस 2, रीपेमेंट आउट ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज फुल्ली एग्जेम्प्ट
even if employee retire before the expiry of service provided such retirement due to the reason beyond the control of employee, ये फुलफिल होना चाहिए, ठीक है, जैसे फिजिकली हैंडीकैप हो जाना या फिर कंपनी बंद हो जाना, ठीक है। एंड थर्ड केस दैट इज नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर करता है, इफ एम्प्लॉय रिटायर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5 इयर्स इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, और उनमें से अगर उनको रीपेमेंट मिल रहा है तो उसमें कितना मिल सकता है उसको, अप टू द अमाउंट फॉर विच एग्जेम्पशन वाज क्लेम्ड अर्लियर, दैट इज 12% ऑफ सैलरी एंड 9.5% ऑफ द इंटरेस्ट। बस इतना ही वो क्लेम कर सकता है, नॉट मोर देन दैट। बोलो सर बोलो, आप लोगों की हाँ ना के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। आप लोग हाँ ना जो बोलोगे उसके हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर है या नहीं? क्या सर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो ना। नील, ऋषभ, बोलो सर। सर बोलो सर बोलो। ये केस 3 एक बार फिर से। केस 3 एक बार फिर से, ओके। ये बात हो रहा है सर रीपेमेंट का। हाँ सर, मतलब आपने प्रोविडेंट फंड में जो जमा किया वो तो समझ में आ गया ना कि प्रोविडेंट फंड में जमा होने के बाद आपको क्या क्या टैक्सेबल हो सकता है। अभी जो डिस्कशन किया हम लोगों ने दैट इज रीपेमेंट आउट ऑफ आरपीएफ। इसमें केस 1 केस 2 तो क्लियर है आप लोगों को। ज्योति ने मुझे केस 3 बताया। सर केस 3 अगर एम्प्लॉय 5 साल काम नहीं कर रहा है, नॉर्मल रूल क्या है, आपको एग्जेम्पशन मिल सकता है लेकिन उसके लिए आपको 5 साल कंटिन्यूअली जॉब करना पड़ेगा कम से कम। तो इफ एम्प्लॉय रिटायर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5 इयर्स इन ए नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस का मतलब आपको किसी भी तरह का, मतलब जो एम्प्लॉय है उसको किसी भी तरह का फिजिकल हैंडीकैपनेस नहीं आया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। एंड रीपेमेंट ऑफ आरपीएफ और इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ इज टैक्सेबल, ठीक है, ये जो है ये टैक्सेबल है। बट ये टैक्सेबिलिटी का क्या खेल है, इज टैक्सेबल अप टू द अमाउंट फॉर विच एग्जेम्पशन वाज क्लेम्ड अर्लियर। कितना अमाउंट तक उसका अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, इसका जो टैक्सेबिलिटी होगा फॉर विच एग्जेम्पशन वाज क्लेम्ड अर्लियर, दैट इज 12% ऑफ सैलरी, ठीक है, उस अमाउंट तक उसका टैक्सेबिलिटी आएगा, या फिर इंटरेस्ट के केस में 9.5% ऑफ इंटरेस्ट, उतना अमाउंट तक उसको आएगा, इससे ज्यादा नहीं। मतलब सवाल ये है कि 12% तक जो छूट मिलता था उसको, वो छूट देने के बाद जो अमाउंट उसको अगर कुछ होगा तो वही टैक्सेबल में जाएगा। ये मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा के समझाऊंगा, ठीक है। अब इसको नॉर्मली समझाना मुश्किल है, तो जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा तो प्रैक्टिकल में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ज्योति ये 12% 9.5% का क्या चल रहा है, ये आपको मैं अभी क्वेश्चन कुछ देर बाद कराऊंगा तो और क्लैरिटी आ जाएगा। बट अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस रीपेमेंट का करने से क्या है, समझ में आ गया ना। मतलब बेसिकली ये टैक्सेबल है, ठीक है। अभी आपको अगर मन में चल रहा है सर ये 12% ऑफ सैलरी 9.5% का क्या खेल करना है, इसके लिए आपको मैं जब क्वेश्चन कराता हूँ तो क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है, ठीक है। ओके सर। ओके सर, ठीक। अच्छा अब बात करते हैं सर यूआरपीएफ में। किस पे? यूआरपीएफ, ठीक है। मतलब यूआरपीएफ मतलब सर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट। वेरी गुड सर, अनरिकॉग्नाइज्ड। मतलब ऐसा कोई प्रोविडेंट फंड जो रिकॉग्निशन नहीं मिलता गवर्नमेंट से, काइंड ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। बट फंड है। अगर किसी कंपनी को, मतलब किसी एम्प्लॉय को अपनी कंपनी से अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मिलता है तो उसका क्या करे, करना और क्या है, गुल्लक बना लो फिर से। किस चीज का? यूआरपीएफ का, ठीक है। एवरी ईयर, दिस इज कॉल्ड एवरी ईयर। ठीक है सर, इसका एक हैंड बना देते हैं। अरे वाह, मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा हो रहा है। दोनों दोनों साइड से उठा लोगे, हाँ, इतना प्रोविडेंट फंड जमा हो रहा है, मजा आ गया ड्राइंग देख के। अच्छा सर हम लोग गुस्सा नहीं होते हो क्या मेरा ड्राइंग देख के? मेरे को खुद को गुस्सा आ जाता है। अच्छा देखो सर, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, वही जो करने का बात होता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। और इधर क्या है?
एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें कर देना था नो टैक्स ट्रीटमेंट, इसमें भी कर देना नो एक्स्ट्रा टैक्स ट्रीटमेंट as already included in basic। फिर आता है सर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन interest on employee contribution, no tax treatment, कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं। ठीक है, ना तो यहाँ टैक्स ट्रीटमेंट ना तो वहाँ टैक्स ट्रीटमेंट, और यहाँ पर भी इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, यहाँ पर भी क्या बोलोगे, नो टैक्स ट्रीटमेंट, नो टैक्स ट्रीटमेंट। ओके सर, टैक्स ट्रीटमेंट ही नहीं है तो फिर ये सब करने का क्या जरूरत था? मन में चल रहा होगा आपको, कोई टैक्स ट्रीटमेंट ही नहीं है तो फिर क्यों लिखा ये सब? देखो अभी जब रीपेमेंट करेंगे तब थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो चलो इसको हेडिंग कर दो, रीपेमेंट आउट ऑफ URPF, रीपेमेंट आउट ऑफ URPF। ठीक है, अगेन सेम कॉन्सेप्ट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट सर, सेम कॉन्सेप्ट जैसे पहले बनाया वैसे ही बनाते चलो। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, यहाँ पर भी सेम अमाउंट देते जाओ, 3 लाख। एम्प्लॉय सॉरी एम्प्लॉयर, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर, सॉरी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। सर करना सर, सिमिलर काइंड ऑफ देखने में है बट अचानक से सरप्राइज आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इस पॉइंट में थर्ड पॉइंट में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, $3.5 लाख और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। ठीक है, 80,000, इसको कर दो 70,000, वॉट एवर अमाउंट, जस्ट सिम्बॉलिक है। ठीक है, अमाउंट को लेके ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करना। पॉइंट इज दैट कि टैक्स का क्या करें, मन में ही चलना चाहिए सर, टैक्स का क्या करें। इनको तो रोना आ जाएगा सर, इनको तो रोना आ जाएगा। ठीक है, सर रो रहा है सर। ठीक है, इसको तो रोना आ जाएगा। क्यों क्यों रोना आ जाएगा?
सर फुल्ली टैक्सेबल है। हाँ सर, वेरी गुड। फुल्ली टैक्सेबल है रीपेमेंट करने के टाइम पे। जमा करने के टाइम पे गवर्नमेंट कुछ नहीं बोला, रीपेमेंट के टाइम पे बोल दिया फुल्ली टैक्सेबल अंडर दी हेड सैलरी, कोई लिमिट नहीं बांधा। ठीक है, फुल्ली टैक्सेबल। और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, सर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नॉर्मल जो है वो तो बेसिक में इंक्लूड है ना, इसीलिए उसको यहाँ पर एग्जेम्प्ट कर दिया, बिकॉज ऑलरेडी बेसिक पे इंक्लूडेड है तो उसको और दोबारा नहीं लेगा, ऑलरेडी टैक्स्ड बेसिक के अंदर। लेकिन जब बात आता है सर इंटरेस्ट का, तब आपको तो पता ही है ये टैक्सेबल तो है ही अंडर द हेड आईफोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा। बस यही है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का ट्रीटमेंट। कर लिया सर? बोलो सर, कर लिया? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट सर। और क्या प्रोविडेंट फंड में है सर? और एक फंड होता है बड़ा पॉपुलर है, उसका भी ट्रीटमेंट जान लो। सबसे पॉपुलर ऑब्वियसली आरपीएफ, बट ये सब भी पॉपुलर फंड है सर। फंड का नाम है सर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड नॉर्मली ये गवर्नमेंट, स्कूल, कॉलेज इनका होता है। गवर्नमेंट कंपनी, स्कूल, कॉलेज इनमें होता है। ठीक है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड देना ही पड़ेगा ऐसा वाला। तो रिवेन फिर से करो, क्या बनाना है? वही गुल्लक। ठीक है, ये किस चीज का गुल्लक है? एसपीएफ का है। ठीक है, इस पर आर्टिस्टिक आ गया सर एकदम। अरे वाह, इस बार पूरा आर्टिस्टिक फीलिंग आ गया। चलो जमा करते हैं सर। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इधर कर दो। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ठीक है, इसमें कर दो सर नो टैक्स ट्रीटमेंट, इसमें भी कर दो नो एक्स्ट्रा टैक्स ट्रीटमेंट as already included in basic। लेकिन सवाल आता है सर इंटरेस्ट का क्या करें? सर जब इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन हो जब बात इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का हो इस केस में, एसपीएफ के केस में, तब सर नो टैक्स ट्रीटमेंट। लेकिन जब बात एम्प्लॉयर का हो, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, तब भी बात नो टैक्स ट्रीटमेंट। तब सर इतना दिमाग क्यों खराब किया आप? सर दिमाग खराब करने के पीछे मैं नहीं, ये है, ये जो आपका रीपेमेंट है ना, ये दिमाग खराब किया। रीपेमेंट ऑफ एसपीएफ कब? एट द टाइम ऑफ
रिटायरमेंट। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट में कोई चेंजेस नहीं है, मतलब पैरामीटर जो है इसका, एक बार एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दो केस में कर लो। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वही 3 लाख कर लो, फिर कर लो सर इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर, दे दो 70,000। ये अमाउंट जो है सर सिंबॉलिक है, हाँ, इसमें दिमाग ना लगाना, इसलिए 70,000 कहाँ से आया, 3 लाख कहाँ से आया, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन में मिल जाएगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 3.5 लाख कर दो, और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय 80,000 कर लो। सर सब ठीक है, बट ट्रीटमेंट क्या करें इसका? सर ये ना बहुत मज़ा ले रहा है, ये बहुत मज़ा ले रहा है। ये स्माइले कैसे ड्रॉ करते रहे, ऐसा ना, पता नहीं सर, हो नहीं रहा है, छोड़ो। एक स्माइले करता है ना, कैसे ऐसा करके दोनों तरफ खींच देता है। हाँ चलो, थोड़ा बहुत समझ में आपको आ जा रहा है। ऐसे दांत खिंचाने वाला स्माइल है, आप लोग कभी देखे नहीं होंगे। ठीक है, ये हंस रहा है, ठीक है सर, ऐसा हंसी देख के हमें भी हंसी आ रहा है। ठीक है सर, चलो सर ये हंस रहा है क्यों? फुल्ली एग्जेम्प्ट। इसलिए हंस रहा है। अगर आप लोग अच्छे से हंसना वाला ड्रॉ कर सकते हो तो कर लो। हाँ सर, हंसी वाला ऐसे करते हैं ना, मैं देखा सर बहुत लोग ऐसा ऐसा करके कुछ करते हैं। कैसे करते रहे रोशनी हंसी वाला? ঠিকই আছে। ठीक ही है, ऐसे थोड़ी होता है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे दांत खिंचा रहा है किसी को। ওটা একটু বড় করে ফেলেছে। अच्छा ठीक है। तो ठीक है चलो, भाई आई डोंट नो सर। अच्छा, तो ये हो गया फुल्ली एग्जेम्प्ट है, इंटरेस्ट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाला। और एम्प्लॉय वाला जो केस है, इसमें एग्जेम्प्ट, ये तो एग्जेम्प्ट होता ही है ना सर, बिकॉज ऑलरेडी बेसिक में टैक्स होता है इसका। और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय जो है ये भी फुल्ली एग्जेम्प्ट है। मतलब ये एसपीएफ के केस में बड़ा मजा है, एग्जेम्प्ट का लाइन लग चुका है, एग्जेम्प्ट ऑलरेडी टैक्स फुल्ली एग्जेम्प्ट। ठीक है सर, बस ये रहा प्रोविडेंट फंड की कहानी। यहाँ से चले थे हम लोग, प्रोविडेंट फंड का कहानी चालू किया था, प्रोविडेंट फंड यहाँ से, ठीक है, यहाँ जाके प्रोविडेंट फंड का कहानी खत्म हो। यहाँ तक हो गया तो बताइएगा सर, लिख लिए क्या? हेलो, হ্যাঁ দাদা। ओके ओके सर, तो चलो सर, सर कहाँ, सर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने से आप लोगों को प्रोविडेंट फंड का कैलकुलेशन का थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा, और कुछ होमवर्क दे देंगे, फिर ट्राई करना, फिर मैं कल के क्लास में और डिटेल्स में बता दूंगा, कुछ डाउट रहेगा तो। क्वेश्चन प्रोविडेंट फंड, यानी मेनली प्रोविडेंट फंड, बट साथ में बाकी चीज़ भी रहेगा। ओके, ऐसे कहा नहीं जाता ना कब क्या एडजस्टमेंट दे दे। मिस्टर एक्स, an employee of T Limited, provide following information
provide following information for previous year 2021. Basic 15,000 per month. DA 20% of basic. 40% for RB. RB means RB मतलब क्या होता है बताओ? रिटायरमेंट बेनिफिट है ना, आप लोग ऑलरेडी इसका कैलकुलेशन करना सीख चुके हो। कमीशन 200 पर मंथ। बोनस ₹30,000। क्या बोनस पर मंथ हो सकता है क्या? ना। याद रखिएगा। ट्राइबल एरिया अलायंस 300 per month. Children Edu Alliance 180 per month for 3 child. HRA rupees 1800 per month. Rent paid 2500 per month. Tiffin allowance 200 per month. দাদা টিফিন অ্যালাউন্স কত? 200 per month. Employee contribution employer contribution to provident fund 2000 per month. He received interest of rupees 19,000 at the rate of 11%. ठीक है, he received interest मतलब इसके साथ ही है, employee contribution 2000 and he received interest of rupees 19,000 দাদা per অ্যামাউন্ট ইন্টারেস্টের পার্সেন্টেজটা কত? 11%. আচ্ছা। Calculate income under the head salary if provident fund is A. RPF, B. URPF, C. SPF. तीनों का ही पूछा है आपको। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया सर? হ্যাঁ দাদা। चालू हो जाओ, फिर स्टार्ट करो, मैं भी आप लोगों के पीछे पीछे आता हूँ। नंदिनी, अर्पिता, शुभश्री, सभी को पूछ रहा हूँ सर, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? प्रिया, ज्योति, तथा विशाल, बताओ सर। हाँ सर। নীল বুঝতে পারছিস? নীল আছিস না নেই? হ্যাঁ স্যার। ওকে,
आपको करना है कि इनकम अंडर द सैलरी बताना है प्रोविडेंट फंड के साथ। तो इस क्वेश्चन का सबसे हॉट है प्रोविडेंट फंड, लेकिन इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर आपको हाउस रेंट भी मिल रहा है, छोटा छोटा अलायंस भी मिल रहा है, मतलब इट्स अ लिटिल बिट कंप्लीट सम्स की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका थोड़ा अंदाजा आपको लग रहा है। ठीक है, मतलब जितना आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे आपको कंप्लीट सम्स का नजर आता जाएगा और डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोविजंस बढ़ता जाएगा, है ना। क्वेश्चन तो सभी के पास कॉपी हो गया, तो चलो सर मैं भी स्टार्ट करता हूँ। जो लोग मेरे साथ साथ चलोगे मेरे साथ चलो, जो अकेला चलोगे वो अकेला चलो। चल अकेला चल अकेला चल अकेला रे। ओके पर्टिकुलर, चलो सर आंसर करते हैं। एक काम कर लेते हैं सर, क्योंकि 3 तरह का सवाल पूछा है, तो एक पर्टिकुलर बना लेते हैं और 3 कॉलम बना लेते हैं, एक आरपीएफ का, एक यूआरपीएफ का और एक एसपीएफ का। अच्छा रहेगा, है ना, एक ही कॉलम में हो जाएगा, एक ही स्ट्रक्चर पे। तो पर्टिकुलर में हमें पूछा है सर बेसिक। बेसिक कितना है 15,000, तो कितना हो जाएगा 15,000 इंटू 12 महीने का, कौन बताएगा मुझे, हेल्प मी सर। 15,000 इंटू 12 1,80,000 क्या, वन लाख 80 ना सर। हाँ सर। यस सर। सर डीए के बारे में क्वेश्चन ने बोला 20%, 20% ऑफ बेसिक, क्या करे इसको, 20% ले कि आरबी वाला ले, ट्वेंटी परसेंट लेंगे कि रिटायरमेंट बेनिफिट वाला लेंगे, कौन सा लेंगे सर। सर 20% लेंगे, बिकॉज ये तो हम लोग सैलरी शीट ही बना रहे हैं ना, आप समझ रहे हो ना, तो इसमें डायरेक्ट आएगा, दिस इज सैलरी शीट। तो डीए में आ जाएगा 20% ऑफ बेसिक, कितना हो जाएगा 1,80,000 का 20%, सर 36,000 आ रहा है मेरा, सभी में बैठ जाएगा सर, चाहे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का अलग से करो, यूआरपीएफ का करो, एसपीएफ का करो। सर कमीशन के बारे में डायरेक्ट बोल के रखा है, कमीशन कोई टर्नओवर का कमीशन नहीं है, तो 200 टका करके 200 करके 12 महीने का, सर 2400, 2400 एंड 2400। सर बोनस मंथली तो होता नहीं है, एक ही बार दिया है, तो बोनस का 30,000 का है, तीनों जगह में 30,000, 30,000 एंड 30,000 पुट कर दिया। ठीक है सर, ट्राइबल एरिया अलायंस का हिसाब आप लोग जानते हो, बहुत बार किया हम लोगों ने, कितना है रे ट्राइबल एरिया का हिसाब, कोई तो बताए, ट्राइबल एरिया अलायंसेस का क्या हिसाब होता है, पूरा टैक्सेबल, तो 200 exempt। 200 एग्जाम, तो हम लोग क्या करेंगे 300 माइनस 200 इंटू 12, तो 100 इंटू 12 करके 1200, 1200, 1200 बस। सर सीईए चिल्ड्रन एजुकेशन का क्या करें, 180 पर मंथ फॉर 3 चिल्ड्रन, क्या कहते हो, 180 पर मंथ फॉर 3 चिल्ड्रन, 180 करके पर मंथ 3 चिल्ड्रन का, कितना टैक्सेबल होगा और कितना एग्जेम्प्टेड होगा, अरे चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंस का क्या करे, बोलो, कौन कर रहा है बोलो ना, रूल क्या है, मैक्सिमम 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2, लेकिन इसमें क्या हुआ 180 करके मिल रहा है 12 महीने का, कितना हो जाएगा 180 करके 12 महीने का, अरे 180 करके 12 महीने का कितना हो जाता है,
अरे कोई तो बताओ मुझे, 180 into 12 कितना होगा? 2160. 2160। अच्छा, और एग्जेम्प्टेड 1200. 1200 कैसे मिला सर? एक्चुअली यहाँ पर एक खेल होगा, 180 करके तीन बच्चा, कितना बच्चा है? 3 बच्चा है, तो पर बच्चा का 60 करके मिलेगा, मतलब उसको एजुकेशन अलाउंसेस। तो माइनस कितना कर देंगे? माइनस कर देंगे 60 करके 2 बच्चा का 12 महीने का, तो 120 into 12 कितना होगा नंदिनी? 120 into 12 1440. 1440। तो when you minus 2160 minus 1440, 720। सर ये आ रहा है आंसर, दिस इज एग्जेम्प्ट, दिस इज टैक्सेबल। किसी का हुआ सर? क्या मेरे साथ आंसर और किसी का मैच किया? रोशनी, तौथा, शुभश्री, ज्योति, किसी का नहीं मैच किया? विशाल, नील, कोई तो बताओ। नंदिनी? है सर, 720 तो ये हो गया। नहीं होगा ना सर? है सर। ओके, तो बस सीए के हिसाब से किसी को ऐसा है सर? अर्पिता, अर्पिता समझ में नहीं आया, ऐसा बात है क्या? कैसे हुआ 720? अर्पिता समझ में आया तेरे को? Yes, sir. है ना? देख एक्चुअल रूल क्या है, 100 पर मंथ पर चाइल्ड, लेकिन अगर कुछ बोला नहीं है 180 पर मंथ करके नहीं बोला, पर चाइल्ड नहीं बोला, बोला 180 टोटल मिल रहा है, तो कितना बच्चा है इसका? 3 बच्चा है, तो 3 बच्चे को डिवाइड कर देंगे इक्वली, तो 180 करके 3 चिल्ड्रन पे डिवाइड कर देंगे, तो पर चिल्ड्रन को कितना मिलेगा एजुकेशन अलाउंस? 60 करके। तो अगर क्वेश्चन 60 बोलता है तो आप थोड़ी ना 100 ले सकते हो, 100 इज अ मैक्सिमम, रूल इज 100। अगर 100 तक भी होता तो आप 100 माइनस करते। तो टोटल एजुकेशन अलाउंस है, दिस इज टोटल, ओके। तो टोटल 2160 मिल रहा है, बट उसको 2 बच्चे तक ही मिलेगा, तो 60 into 2 into 12 करके 1440 का एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एंड 2160 से 1440 माइनस करोगे तो 720 का टैक्सेबल होगा, है ना? इस तरह का कैलकुलेशन हम लोग पहले भी करके आए। 720। और कुछ सर? टिफिन अलाउंस का क्या करें? टिफिन अलाउंस का क्या करेंगे सर? टिफिन का क्या होता है? 200 पर मंथ बोला है सर, 200 पर मंथ बोला, क्या करे? सर फुल्ली टैक्सेबल ना टिफिन? अरे टिफिन इज फुल्ली टैक्सेबल। चलो टिफिन भी हो गया, अब क्या करे सर? HRA बता दो सर, HRA बता दो सर, HRA का क्या होगा? HRA का क्या होगा? सर आप लोग चुप ना रहो, बताओ सर। बताओ सर, बताओ HRA क्या होगा? सर वर्किंग्स करो सर, नहीं तो कैसे बताओगे? सब सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। I'm waiting sir for anyone answer. List of the following is exempt. क्या होगा? A, rent received, रेंट कितना रिसीव कर रहा है सर? 1800 करके, मंथली है ये, पर मंथ बोला है, ठीक है सर। पॉइंट बी बोला, रेंट पेड माइनस
10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सर क्वेश्चन ने कितना रेंट पेड बोला है सर? क्वेश्चन आपको कितना रेंट पेड बोला? $2500 पर मंथ का रेंट पेड बोला है ना सर? तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड बोला 2500 एंड 10% ऑफ सैलरी कितना हो जाएगा? टेन परसेंट ऑफ सैलरी कैसे कैलकुलेट करोगे? 15,000 का बेसिक है और डीए लेंगे। डीए का कौन सा पार्ट लेंगे? डीए का कौन सा पार्ट लेंगे सर? आरबी वाला ना। तो 15,000 उसका 20%, उसका 40%, ऐसा करके बताना प्लीज। समझ में आ रहा है ना सर? तो रेंट पेड है आपका 2500, रेंट पेड है 2500 का, उससे माइनस कर दो 10% ऑफ 15,000 प्लस कितना हो जाता है 15,000 का 20 मतलब 3,000, 15,000 का 20 मतलब 20% मतलब 3,000, उसका 20% मतलब 600। सही किया क्या? कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे? नहीं सॉरी, 15,000 इंटू 20%, उसका 40%। सॉरी सर, सर 1200 होगा क्या? अच्छा आप लोग कर रहे हो, मेरे किसी का आवाज नहीं आ रहा है। हाँ सर 1200। 1200 ना? ओके, तो 15,000 प्लस 1200 उसका 10%, और वो 2500 से माइनस करो। तो बताना सर, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी कितना? ये अमाउंट कितना हुआ? मतलब बेसिकली 16,200 का 10% और उसको 2500 से माइनस करना है। सर मेरा 880 आ रहा है, एक बार चेक कर लेना। एंड सिटी के बारे में कुछ बोला है? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई बोल के कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में। तो 50% होगा कि 40% होगा? 40%। 40% ऑफ 16,200 है ना? तो कितना हो जाएगा? 6480। सर एचआरए रिसीव कितना हो जाएगा फिर? सर 1800 करके 12 महीने का 21,600। अरे जो रेंट उसको मिल रहा था, दिस वन एनुअली कन्वर्ट करो, एचआरए रिसीव्ड हो जाएगा 21,600। यहाँ से एग्जेम्प्टेड कितना हो जाएगा सर? कौन बताएगा? एग्जेम्पशन का क्या रूल है? सबसे सस्ता 880। 880। यस सर 880। तो 880 करके 12 महीने का करो, ये सब मंथली है ना। 880 इंटू 12 हाउ मच? 10,560 माइनस करके बताना। 21,600 माइनस 10560 सर हो रहा है सर 11,040। दिस इज टैक्सेबल एचआरए। 11,040 दिस इज टैक्सेबल एचआरए सर। सर मुझे किसी का आंसर नहीं मिल रहा है। किसका मैच किया मेरे आंसर के साथ? जवाब तो दो सर कोई। 11,040 एचआरए किसका मैच किया? किसी का मैच नहीं किया, किसी का भी मैच नहीं किया मेरे साथ। सर अरे एचआरए तक क्लियर है कि नहीं है, बताओ तो सही। Yes, sir. यस सर। अच्छा एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड का क्या करे? प्रोविडेंट फंड का क्या करे? अब दो ही केस है जो इस क्वेश्चन का सबसे हॉट एरिया है, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया मान सकते हो, मतलब फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसके बारे में हम लोग आज स्टार्टिंग से चर्चा कर रहे हैं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ
क्या करें इसका, कितना टैक्सेबल होगा और कितना एग्जेम्प्टेड में जाएगा? सर क्वेश्चन में तो देके रखा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 2000 पर मंथ बोला है, तो 2000 पर मंथ मतलब एनुअली 24,000, कितना एग्जाम करेंगे यहाँ से? कितना एग्जाम कर देंगे साहब? सिंपल है ना, 2000 करके आपको मिल रहा है 12 महीने का। স্যার আরপিএফ এর অ্যানসারটা কি 2,67,023 আসছে? আরপিএফ এর কি মানে ট্যাক্সেবল আরপিএফ? গ্রস স্যালারি আচ্ছা, আরপিএফ 2,67,000 023 023, हाँ सर सही है। আর স্যার ইউআরপিএফ আর এসপিএফ এর আসছে 2,63,760। यस सर, यू आर राइट। चौथा का तीनों आंसर सही हुआ, वेरी गुड सर। 2,40,000 सॉरी 24,000 सॉरी सर, 2000 इंटू 12 करके मिल रहा है आपको। और आपको पता है सर कितना एग्जेम्प्टेड होता है? पता है ना आपको, 12% तक एग्जेम्प्टेड होता है, अप टू 12%। तो 12% ऑफ सैलरी करना है, तो 12% ऑफ सैलरी कैसे निकालोगे? बेसिक लेना है। बेसिक कितना है इसका? 1,80,000 ऑलरेडी आप प्रोफार्मा में करके रखे हो। आपका बेसिक है 1,80,000 और डीए है आपका रिटायरमेंट बेनिफिट लेना है सर। ओके, बिकॉज आप आरपीएफ कर रहे हो। मैं आज आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि सैलरी कैलकुलेट के टाइम पे ये जो मीनिंग ऑफ सैलरी, अरे मीनिंग ऑफ सैलरी बता रहा था ना मैं आप लोगों को। मीनिंग ऑफ सैलरी में आपको ध्यान रखना है, कहाँ चला गया? ये मीनिंग ऑफ सैलरी में जब भी आप लीव सैलरी, एचआरए, जैसे ये अभी क्या किए, आरपीएफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड दिखाई दे रहा है ना? हेलो, ये देखो, सैलरी का मतलब क्या है? बेसिक, डीए इफ प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कमीशन कैलकुलेटेड एज ए फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। अगर आपको कॉट होता है तो कॉट लेना है, बट क्या इस क्वेश्चन में कॉट है सर? क्या इस क्वेश्चन में कॉट है? सर ओनली कमीशन है, कॉट नहीं है। तो 1,80,000 हो जाएगा और 200 करके, सॉरी कमीशन आपका 200 पर मंथ। अच्छा डीए लेना है, सॉरी डीए लेना है, तो 1,80,000 का 20% का 40, 1,80,000 का 20% का 40 कितना हो जाएगा? एक 1,80,000 का 20% का 40%, $14,400 सा, 14,400 ये आपका ऐड हो जाएगा बस, और कुछ है नहीं, कमीशन तो नहीं आएगा। सो 1,80,000 और 14,400, तो 1,80,000 और 14,400 ये ऐड हो जाएगा। इसको ऐड करके बेसिकली ये दोनों को ऐड करना है, उसका 12% करना है। तो 1,80,000 प्लस 14,400 that is 1,94,400 into 12% is 23, ये आ रहा है सर 23,328। तो था थोड़ा अगर कुछ ठीक होता है तो बताना। इससे 24,000 से लेस करना है, तो 24,000 হ্যাঁ স্যার 23,328 तो आ रहा है सर 672। दिस इज टैक्सेबल, ये टैक्सेबल है और दिस इज एग्जेम्प्टेड। ठीक है, तो आपको सैलरी शीट में पुट कर देना है बस 672, लेकिन दिस इज ओनली फॉर आरपीएफ सर। यूआरपीएफ और एसपीएफ में ऐसा होगा क्या? अरे क्या यूआरपीएफ और एसपीएफ में आप ऐसा कुछ करोगे क्या? क्योंकि उसमें ऐसा ट्रीटमेंट होता है क्या?
देखो नो टैक्स ट्रीटमेंट बोला है ना, एसपीएफ में भी नो टैक्स ट्रीटमेंट और यूआरपीएफ में भी नो टैक्स ट्रीटमेंट। यहाँ पर देखो फुल्ली कहाँ चला गया, ये वाला नो टैक्स ट्रीटमेंट। सो यूआरपीएफ और एसपीएफ के केस में आपको कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ रीपेमेंट के टाइम पे टैक्स ट्रीटमेंट करना है। तो यहाँ रीपेमेंट का कुछ बात यहाँ पर है नहीं करेंटली, सो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग यहाँ। तो ये दोनों आपका ब्लैंक हो जाएगा, लेकिन अभी भी खेल बाकी है। क्या बाकी है खेल में? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो है आपका, सर आपको 19,000 का इंटरेस्ट मिला है, लेकिन सर आपको कितना तक इंटरेस्ट एक्स्ट्रा टैक्स देना होता है? 9.5% तक छूट है, उससे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। तो आपको 11% मिला है। क्वेश्चन देखो, सो हाउ मच यू गेट एक्स्ट्रा? 1.5 आउट ऑफ 11। तो 11 से आप 1.5% एक्स्ट्रा हुआ, तो जितना एक्स्ट्रा होगा वो एक्स्ट्रा अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो कितना हो जाता है? 19,000 इंटू 1.5/11, 9.5 तक छूट है, एग्जेम्प्टेड है, पहले ही पता आपको। तो एक्स्ट्रा आपको 1.5% मिला, तो वो अमाउंट टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 2591 तो था। है सर। लेकिन इस तरह का कोई कैलकुलेशन एसपीएफ और यूआरपीएफ में अलाउड नहीं है, ठीक है। सो बिकॉज यूआरपीएफ में भी आपका इंटरेस्ट जो है नो टैक्स ट्रीटमेंट, इसका भी नो टैक्स ट्रीटमेंट। सो अल्टीमेटली जस्ट टोटल ऑल ऑफ दिस, आरपीएफ को टोटल करो, यूआरपीएफ को टोटल करो, एसपीएफ को टोटल करो, जैसे कि मुझे तौथा ने बताया उसके हिसाब से मैं पुट करता हूं। आरपीएफ का टोटल आएगा 267023, यूआरपीएफ का टोटल आएगा 263760 एंड एसपीएफ का टोटल आएगा 263760। दिस इज योर आंसर, ठीक है। दिस इज ग्रॉस सैलरी, हाँ सर, दिस इज ग्रॉस सैलरी। डोंट वरी, और 2-3 कैलकुलेशन सीखने के बाद हम लोग नेट सैलरी में ही कैलकुलेशन करेंगे। बोलो सर, क्लैरिटी आया कि नहीं? हेलो, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। प्रोविडेंट फंड कैलकुलेशन, ज्योति, नील, नंदिनी, तथा क्लियर है कि नहीं है? यस सर। ओके है सर। सर। अच्छा, इस सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन मैं आप लोगों को घर पे करने के लिए देता हूँ, आप लोग घर पे करो और एक बार रिवाइज मारो। नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में दिवाली और काली पूजा का छुट्टी रहेगा इसके बाद, ठीक है। काफी सारा क्वेश्चन घर पे दूंगा करने के लिए, आप लोग जरूर करना, ठीक है। तो कल क्लास होगा सुबह को, थोड़ा मैं शायद अर्ली कर सकता हूँ क्लास, ठीक है, बिकॉज मैं कल शाम को नेटिव के लिए निकलूंगा सर, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं अर्ली कर सकता हूँ, ठीक है, थोड़ा अर्ली मैं देखता हूँ, आपको पहले से ही मैं बता दूंगा, ठीक है। और कल के क्लास में बाकी और कुछ बचा कुछ एरिया है जो मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से, ठीक है। ओके सर, टाटा फिर। सर बोलो सर। मेरा नेटवर्क के लिए ना आज का क्लास थोड़ा लैग हुआ है। अच्छा, मैं आपको क्लास शेयर करता हूँ कुछ देर में, ठीक है। थैंक यू। बाय सर। ओके सर, टाटा।